नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रमोद झवर, एंडोसचिस्ट फिजिशियन, अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकोस्कोपिस्ट एवं स्लीप ब्रीथिंग डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट। मैं विगत 27 साल से इंदौर में प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे स्लीप एपनिया के बारे में, यानी खराटा रोग। क्या होता है खराटा रोग? क्या होता है स्लीप एपनिया? एक आदमी अपने जिंदगी में, मेल 21 साल और फीमेल 22 ईयर्स अपना जीवन सोने में गुजारते हैं। यानी हमारा जीवन का 1/3 हिस्सा हम लोग सोने में गुजारते हैं। तो नींद, द स्लीप इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी ऑफ अ बॉडी। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, ग्रोथ हार्मोन्स, इंटेलेक्चुअल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत सारी चीज़ें, उसमें केमिकल्स का प्रोडक्शन होता है। और वो प्रोडक्शन हमारे दिन के, हमारे शरीर के अंदर के जो कार्य क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग नाक से सांस ली, ये सांस अंदर जाके गले में जाकर, सांस की ट्यूब में जाकर, छोटे ट्यूब से गुब्बारे से ऑक्सीजन क्रॉस होती है शरीर के अंदर और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया हुई हमारे सांस की। लेकिन जैसे ही आदमी सोता है स्लीप एपनिया में, ये फेरिंजियल मसल कोलैप्स हो जाती है, ये ढीली पड़ जाती है। ये ढीली पड़ने से वायु मार्ग का अवरुद्ध होना, मतलब वायु मार्ग का सिकुड़ जाना। सिकुड़ना मतलब ये वो सिकुड़ना नहीं है कि एकदम ट्यूब एकदम कड़क हो गई, ये होता है फिजियोलॉजिकल सिकुड़ना, मतलब का रास्ता सकरा होना। जब कोई भी चीज बड़ी प्रेशर से छोटी प्रेशर में जाएगी तो एक आवाज आती है, और जब छोटी जुबान आवाज करती है उसको हम लोग बोलते हैं स्नोरिंग, खराटे बोलते हैं। तो खराटे यानी हमारे सांस के अंदर का वायु मार्ग का अवरुद्ध होना। तो अब हम बात करें कि स्लीप एपनिया ने क्या, ये हमने बात करी कि कैसे नॉर्मल ऑक्सीजन जाती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और कैसे खराटे का जनरेशन होता है। स्लीप एपनिया मतलब अब्सेंस ऑफ स्लीप, अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप। एपनिया मतलब अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब एक पेशेंट, अगर हम बोलते हैं स्लीप एपनिया, तो 10 सेकंड तक सांस नहीं लेने को बोलते हैं एपनिया। स्लीप मतलब सोते समय, और सांस का मतलब ब्रीदिंग का रुक जाना, इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो अगर पेशेंट ढंग से सांस नहीं लेगा, अगर सांस रुक जाएगी बंद सांस के अंदर, वो अंदर सांस ऐसा खींचता ही हो। क्या हो रहा है इस दौरान? ऑक्सीजन जा नहीं रही बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट नहीं हो रहा है। और जब एक कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्रेन में बढ़ जाता है तो उसका ब्रेन जाग जाता है, मतलब ब्रेन की जो नॉर्मल जो उसकी आर्किटेक्चर ऑफ स्लीप होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो डिस्टर्ब होने से उसके अंदर जो उसका जो डीप नींद के अंदर जो हमारे हार्मोन्स बनते हैं बॉडी के, वो नहीं बन पाते हैं। और चूंकि नाइट में नींद डिस्टर्ब हुई तो उसको पेशेंट को दिन में ज़्यादा झपकियाँ आती हैं। तो स्लीप एपनिया में क्या होता है, पहले आदमी को स्नोरिंग होगी, खराटे आएंगे, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा बॉडी के अंदर, और जब ये सांस रुकती है यहाँ पर तो हमारा जो गंदा खून है, वेनस रिटर्न है, बॉडी में आना कम हो जाता। जो हमारी हार्ट की रेट जो 60 से होना चाहिए वो 60 से कम होते होते 50-45 तक चली जाती है। और जैसे ही ब्रेन जागता है तो ये 45 वाला जो हार्ट रेट है वो सीधे चेंज होकर 110-120 तक जाता है। तो क्या हुआ, हमारे बॉडी का पूरा वॉस्कुलर सिस्टम में पूरा जर्क आता। तो जितने पेशेंट्स हैं जिनके अंदर ब्रेन के स्ट्रोक्स है, जिनको पक्षाघात हुआ है, या कम ऑक्सीजन से हार्ट के अंदर की नसों के अंदर इंटरल्यूकिन 6 और सी रेक्टिव प्रोटीन बढ़ने के कारण उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, मतलब अपने हार्ट की जो धमनियाँ हैं उसके अंदर का रास्ता सकरा हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हार्ट का अटैक होने का संभावना ज़्यादा होती है। तो 3 चीज़ें साफ हो गई। एक तो स्लीप एपनिया में आसपास के लोग सो नहीं पाएंगे क्योंकि खराटों की आवाज़ आएगी। सेकंड, उसके अंदर पेशेंट की नींद ढंग से नहीं हुई, पेशेंट बार बार जाग रहा है उसका ब्रेन, तो उसका दिन का परफॉर्मेंस खराब हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण कारण, उसके स्वास्थ्य में उसकी मृत्यु तो नहीं होगी कहीं, उसका कोई संभावना तो नहीं है दूसरी चीज़ों की उसके बॉडी में आने की। चूँकि पक्षाघात हो रहा है, कम ऑक्सीजन से उसके बॉडी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, हार्ट की नसें चौक हो रही है, तो हमें वो चीज़ रोकना है। हमारे देश में 40 साल के ऊपर के बहुत से लोग, 4% लोग स्नोरिंग करते हैं, लेकिन सब पेशेंट को स्लीप एपनिया नहीं है।
यानी किसी पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर है, स्नोरिंग है, अगर उसके विटनेस डिप्निया, अगर उसका लाइफ पार्टनर बताता है कि इसको सांस रुकती है, तो ऐसे पेशेंट्स को संभवतः स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ में अगर डे टाइम सोमनोलेसेंस है, डे टाइम में अगर झपके आ रही है पेशेंट को, तो वो स्लीप एपनिया ही है। तो स्लीप एपनिया के लिए जो डायग्नोसिस का तो क्लिनिकल हिस्ट्री, जो पेशेंट ओबीज हैं, जिनका BMI 25 से ज़्यादा है, जिनका नेक सर्कमफ्रेंसेस, गर्दन का जो डायमीटर है वो 16 इंच से ज़्यादा है, या उनका कमर का जो डायमीटर है 98 से ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम ये मान के चलें कि वो पेशेंट का क्लिनिकल पेशेंट स्लीप एपनिया का पेशेंट है। इसलिए जब भी कोई पेशेंट आपके पास में आता है जिसको 4 चीज़ें एक साथ में है, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का कम होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना और स्लीप एपनिया, ये सब मिला के हम बोलते हैं उस पेशेंट को सिंड्रोम Z। तो ऐसे पेशेंट को हमको स्क्रीन करना चाहिए। उन पेशेंट्स को हम लोग जो है 3 लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। पेशेंट को कोई डायबिटिक है तो टाइप 2 डायबिटीज़ तो नहीं, हमेशा पेशेंट की शुगर की जांच करना चाहिए। पेशेंट का थायराइड का जांच होना चाहिए, क्योंकि कई बार हाइपोथायराइड पेशेंट में होता ही है। और उसका ENT का एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि ENT में नेजोफेरिंग्स मतलब नाक की जो संभावना होती है वो डिवेटेड सेप्टम्स है, पोलिपोसिस है, साइनोसाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, या ओरोफेरिंग्स है, मुंह के अंदर कुछ क्राउडेड जॉज हैं, या मुंह नहीं खुलने वाला है, माइक्रोगेंथिया ने ठुड्डी पीछे होना, या मैक्रोगेंथिया है, या उसको मार्फन सिंड्रोम है, हाई आर्च पैलेट है, या उसका क्राउडेड जॉ है, उसका काफ़ी मुंह का जो काफ़ी बड़ी जुबान है उसके अंदर, और अगर मुंह खोलने पे दिखता है कि पूरी जुबान अगर खुलने के बाद में भी पीछे का प्रदर्श्य सामने साफ साफ नहीं दिखता, उसको बोलते हैं मलीपट्टम स्कोर बोलते हैं, जो कि एनेस्थेटिस्ट लोग यूज़ करते हैं। अगर वो आपको साफ साफ पिछला फेरिंजियल मसल्स, फेरिंजियल वॉल नहीं दिख रही, तो इसका मतलब है कि वो उसका सांस रुकने की संभावना ज़्यादा होगी पेशेंट के अंदर। इवन बच्चे लोग भी खराटे भरते हैं, उनमें भी एडिनोइड्स की प्रॉब्लम होती है, वो लोग भी खराटे भरते हैं, उनमें भी स्लीप एपनिया की संभावना हो सकती है। तो उन पेशेंट को हम लोग ENT एग्जामिनेशन, क्लिनिकल इवेल्युएशन, उसका स्लीप पूरी हिस्ट्री, उसके पार्टनर से, क्योंकि मरीज को पता नहीं, हमेशा जब भी मरीज को देखते हैं तो उसका पार्टनर जो उसके साथ में सो रहा है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट को हम लोग एग्जामिन करके उनमें एक जांच होती है, उसको बोलते हैं पोलीसोमनोग्राफी, उसको बोलते हैं स्लीप टेस्ट बोलते हैं। स्लीप टेस्ट यानी हम लोग ये जो हमारे बायोलॉजिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं कि उसका कितना ऑक्सीजन कम हुआ, कितना नेजल फ्लो, कितना उसका स्नोरिंग करी पेशेंट ने, कितनी बार सांस रुकी, कितनी बार उसका ब्रेन जागा, और कितना हार्ट रेट चेंजेस हुए, ये हम लोग जांच कर सकते हैं। और जब हम रात में जांच करते हैं तो उसमें आधी जांच के बाद में 4 घंटे बाद में एक CPAP लगाते हैं, एक ऑटो CPAP लगाते हैं। एक मशीन होती है जो नाक लगा देते हैं, तो मशीन लगाने से जब पेशेंट सांस रोकता है तो मशीन एक हवा देता है, उससे हम लोग ये जान पाते हैं कि कितने प्रेशर जरूरी, जितना उसको पूरा हवा का मार्ग खुले। यानी एक हवा की लेयर बना के एक न्यूमेटिक स्क्रीन बनाते हैं जिसमें उसकी सांस का रास्ता खुल जाता है, तो रात भर उसको खराटे नहीं आते, उसका ऑक्सीजन इंप्रूवमेंट होता है, ब्रेन नहीं जागता, उसको डे टाइम का परफॉर्मेंस ठीक होता है। ऐसे हम पेशेंट को ठीक करते हैं। तो स्लीप एपनिया एक कॉमन बीमारी है जो कि 4% के लगभग पॉपुलेशन को होती है। फीमेल को इंसिडेंस 40 के पहले 2% होता है कि वो जब मेनोपॉज होता है तो ये इंसिडेंस इक्वल हो जाता है। और ऐसे पेशेंट्स का नाइट टाइम उनकी काफ़ी खतरनाक होती है, उनकी स्ट्रगलिंग होती है बेड पर, उनका डे टाइम का परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता। बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस के कारण से उनके IL-6 सीरेटिव प्रोटीन बढ़ जाते हैं, डे टाइम का परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता। ऐसे पेशेंट को हर लोग आदमी डिस्कार्ड करते हैं। अगर किसी पेशेंट को बार बार पेशाब के लिए उठना, मुंह सूखना, पैर पटकना, बार बार उसके नौकरी बदलना, बार बार उसके व्यवहार में बदलाव आना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, बार बार उसकी दवाइयाँ बढ़ना, डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, थायराइड की, वो खराटे आना, तो पक्की बात है उसका स्लीप एपनिया है। उसको प्रॉपर स्लीप एक्सपर्ट से उसकी इवैल्यूएशन करा के उसकी जाँच कराएं और एक नॉर्मल जिए। धन्यवाद।